बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट 18 कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसी से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। आज के फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स देन इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ चेंजेस बाय। इसमें आपसे ये कहा गया कि अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है तो फिर डी ब्रॉय वेवलेंथ कैसे चेंज होगी। आपने पढ़ा था कि कोई भी मैस अगर एक मूविंग मैस है तो उस मूविंग मैस से रिलेटेड हमेशा एग्जिस्ट करती है एक वेवलेंथ, और उस डी ब्रॉय वेवलेंथ का जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो था लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय mv। इसमें जो डिनोमिनेटर में मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, आप जानते हैं कि ये मोमेंटम होता है। अभी हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो काइनेटिक एनर्जी गिवन है। अगर हम इसमें जहां पर मोमेंटम गिवन है वहां कोई ऐसी फॉर्म लेकर आए जिसमें एग्जिस्ट करे काइनेटिक एनर्जी, तो फिर आप वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशनशिप से फाइंड कर सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी डबल होगी तो वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा। इसके लिए हमने जो इक्वेशन यूज़ की वो वही मोमेंटम की इक्वेशन है। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है। इसमें आपने राइट और लेफ्ट साइड पर पहले स्क्वायर कर दिया तो इट विल बी m स्क्वायर v स्क्वायर। इसमें आपके पास जो m स्क्वायर का फैक्टर है इसे आप स्प्लिट कर लें, यानी एक m आप बाहर कर लें और एक m को v स्क्वायर के साथ आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें। इसके साथ ही साथ मैंने ये किया कि मैंने इस पूरे फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि आपने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ mv स्क्वायर। इस हाफ mv स्क्वायर को आपने अपने दिमाग में रखते हुए इस राइट हैंड साइड पर हाफ mv स्क्वायर का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना है। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये 2 का फैक्टर इस mv स्क्वायर के साथ जब कंबाइन होगा तो ये बनेगा हाफ mv स्क्वायर, जो कि क्या होता है? जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी। बाकी जो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर है वो है 2m। आपके पास जो इक्वेशन बनी वो बनी p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m हाफ mv स्क्वायर एंड द हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर क्योंकि मोमेंटम का स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास बनेगा p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। आपने देखा कि किस तरह आपने सिंपल मोमेंटम की इक्वेशन से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। अब ये वाली जो मोमेंटम की वैल्यू है आपने यहाँ पर यूज़ करनी है, क्योंकि लैम्डा है h डिवाइडेड बाय mv और m इंटू v क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम की बजाय क्योंकि हमें क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन है, हमारा ये जो रिलेशनशिप है इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ही रिलेशनशिप है। आप वेवलेंथ में जब राइट हैंड साइड पर मोमेंटम को रिप्लेस कर देंगे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा अगर काइनेटिक एनर्जी डबल होती है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर डबल हुई तो यहाँ पर जो न्यू वेवलेंथ आएगी वो अकॉर्डिंग टू डबल काइनेटिक एनर्जी होगी। मैंने काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया। अब इसमें आपके पास जो ये 2 का फैक्टर है दैट इज़ अंडर रूट 2, इसको आप सेपरेट कर लें तो इट विल बी 1 ओवर अंडर रूट 2। तो जो रिमेनिंग फैक्टर है वो है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये जो फैक्टर है h डिवाइडेड बाय 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, ये पूरे का पूरा आपके पास ओरिजिनल वेवलेंथ है। आप कह सकते हैं कि जो न्यू वेवलेंथ आई वो 1 ओवर अंडर रूट 2 टाइम्स ओरिजिनल वेवलेंथ है। अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डबल होती है तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस उसकी जो वेवलेंथ है वो 1 ओवर अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेवलेंथ हो जाएगी। आपके पास जो 4 ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से जो ऑप्शन आपके कैलकुलेटेड आंसर के साथ मैच करती है दैट इज ऑप्शन नंबर
b which is 1/√2 times. सो ये था कि किस तरह आपने डी ब्रॉय वेवलेंथ में काइनेटिक एनर्जी के चेंज से चेंज इन वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं सेकंड एमसीक्यू की क्या स्टेटमेंट है। सेकंड में आपसे पूछा गया कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज एनर्जी इक्वल्स टू hf माइनस phi। इसमें ये जो k का फैक्टर है ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को रेफर करता है। इसमें hf फोटोन जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल सरफेस पर फॉल कर रहा होता है, ये उसकी इनिशियल एनर्जी होती है। किसकी? फोटोन की। जब फोटोन मेटल सरफेस पर फॉल करेगा तो मेटल सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वो देगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या था? फाई था। यानी इंसिडेंट फोटोन ने मेटल सरफेस पर फॉल करके वहां मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को दिया वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या था? वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी थी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए किसी भी मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए। सो फोटोन ने वो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मेटल सरफेस में। अब जब वो बाहर आएगा तो जो रिमेनिंग एनर्जी होगी फोटोन की उसे वो यूज करेगा एज काइनेटिक एनर्जी। सो जो रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटोन होगी वो उस इमिटेड इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब आपसे इस इक्वेशन में ये पूछा गया कि ये जो E k है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है या मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, ये जो एनर्जी बच जाती है फोटोन की, ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनती है। सो आपके पास इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी विच इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। सो ये इक्वेशन आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग एमसीक्यूज की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 3 भी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से ही लिंक्ड है। इसमें आपसे ये पूछा गया, डी ब्रॉय वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, मूविंग न्यूट्रल पार्टिकल्स, ऑल मूविंग पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स वेदर इन मोशन और रेस्ट। डियर स्टूडेंट, जब आपने टॉपिक पढ़ा था तो बड़ी डिटेल में आपको ये बात समझाई गई थी कि डी ब्रॉय वेवलेंथ हमेशा मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसके सराउंडिंग में कोई भी वेव पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल मूविंग है, चाहे वो चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग है तो उसके सराउंडिंग में अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस एक वेव पैटर्न एग्जिस्ट करता है। सो इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसमें फर्स्ट है मूविंग चार्ज पार्टिकल ओनली। तो ये बाउंड कर रहा है कि सिर्फ चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो तो नो, ये बिल्कुल नहीं। मूविंग न्यूट्रल पार्टिकल्स ओनली, नो, क्योंकि डी ब्रॉय का ये कहना है कि कोई भी पार्टिकल चाहे वो चार्ज है चाहे वो न्यूट्रल है, व्हेन दैट पार्टिकल विल मूव देन द सराउंडिंग ऑफ दैट पार्टिकल आर डिस्क्राइब्ड बाय द वेव पैटर्न। सो इसमें जो ऑप्शन सी है दैट इज ऑल मूविंग पार्टिकल्स, यानी चाहे वो चार्ज है चाहे वो न्यूट्रल है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में वेव पैटर्न एग्जिस्ट करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डी ब्रॉय वेव्स। अब एमसीक्यू नंबर 4 देखते हैं, जिसमें आपसे कहा गया अ परफेक्ट एब्जॉर्बर मस्ट बी अ परफेक्ट। ये तो एक सिंपल सा एमसीक्यू है, वैसे भी जर्नल नॉलेज में आपको पता ही होगा कि कोई भी सरफेस जो कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है वो एक परफेक्ट रेडिएटर या परफेक्ट इमिटर भी होती है। यानी वो सरफेस जो अच्छी तरह रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, तो जब उसे मौका मिलता है री एमिट करने का तो वो उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से उन रेडिएशंस को री एमिट भी करती है। यानी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर एक परफेक्ट रेडिएटर भी होता है। इसमें आपके पास फर्स्ट है परफेक्ट कैविटी, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग विद दिस, देन है सोर्स ऑफ रेडिएशन, देन सी रेडिएटर, नन ऑफ देम। तो इसमें सी ऑप्शन है कि इट विल बी अ परफेक्ट रेडिएटर, क्योंकि परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो ऑब्वियसली वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर
के साथ साथ परफेक्ट रेडिएटर भी होगा, क्योंकि ब्लैक सरफेस एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, तो वही ब्लैक सरफेस एक परफेक्ट रेडिएटर भी होती है। MCQ नंबर 5 पेयर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा गया पेयर प्रोडक्शन अकर्स ओनली व्हेन एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एट लीस्ट इक्वल टू। आपको याद दिलाती चलूं कि आपने पढ़ा था पेयर प्रोडक्शन में कि फोटोन जब किसी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जनरेट करता है, यानी एक पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट हुए। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट होते हैं तो आपको टॉपिक में पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c² और पॉजिट्रॉन की भी होती है m0c²। सो जो इंसिडेंट फोटोन है या जो फोटोन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसके पास कम से कम इन दोनों के सम के इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। अगर फोटोन के पास 2m0c² के इक्वल एनर्जी नहीं है तो फिर पेयर प्रोडक्शन आपके उस सिस्टम में या उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आपने जब m0c² की वैल्यू कैलकुलेट की थी तो ये वैल्यू थी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी कैलकुलेशन के लिए आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो लेक्चर है उसे सुने, तो वहाँ पर ये सारी डेरिवेशन हुई है। अब इन जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से ऑप्शन नंबर सी आपके कैलकुलेटेड आंसर के साथ मैच करती है, दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी फोटोन के पास पेयर प्रोडक्शन को जनरेट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो पेयर प्रोडक्शन भी करेगा और जो ज़्यादा यानी रिमेनिंग जो उसके पास एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे देगा। ये था आपके पास MCQ नंबर 5 जिसमें आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 6 अगेन पेयर प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। इसमें पूछा गया पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम, व्हाई या बिकॉज। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जब भी कोई भी प्रोसेस हो रहा हो तो वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारे लॉज वैलिड होने चाहिए। और जब आपने ये टॉपिक पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि अगर पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए न्यूक्लियस का जो रिकॉइल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसमें न्यूक्लियस का रिकॉइल आप कंसिडर नहीं करते तो मोमेंटम कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। सो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ही क्या होगा, रिकॉइल होगा। अगर वैक्यूम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह। सो अगर वैक्यूम होगा तो आपके पास पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकेगा। उसकी रीज़न ये होगी कि वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर पॉसिबल नहीं होगा, और अगर कोई एक भी कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो रहा हो तो फिर आप उस प्रोसेस को एक्यूरेट कंसिडर नहीं करते। सो ये प्रोसेस वैक्यूम में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर ये वैक्यूम में होगा तो इसका मतलब वहाँ न्यूक्लियस नहीं होगा, और अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो फिर मोमेंटम वहाँ पर कंजर्व नहीं होगा, और अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस आप करेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। सो ये था आपके पास MCQ नंबर 6। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं रिमेनिंग MCQs की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, MCQ नंबर 7 की स्टेटमेंट है द पॉजिट्रॉन हैज चार्ज विच इज इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू द चार्ज ऑन। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें आपसे ये कहा गया कि पॉजिट्रॉन के चार्ज की मैग्नीट्यूड, उसकी पोलैरिटी के बारे में नहीं पूछा गया, जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है। पॉजिट्रॉन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, सो पॉजिट्रॉन की जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी उसके इक्वल होगी। फिर है प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, सो इसके भी इक्वल होगा। फिर है बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। सो क्योंकि इसमें जस्ट मैग्नीट्यूड का जिक्र है, सो मैग्नीट्यूड जो पॉजिट्रॉन के चार्ज की है वो इलेक्ट्रॉन के
प्रोटॉन के, बीटा पार्टिकल के, इन तीनों पार्टिकल के जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो ऑब्वियसली पॉजिट्रॉन की मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। अगर सिर्फ चार्ज की मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपसे पोलैरिटी का भी पूछा जाता तो फिर आंसर डिफरेंट था, क्योंकि पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की वजह से आपके पास तीनों जो ऑप्शंस हैं पहले वाली वो करेक्ट हैं। सो यू विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ए बी सी हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एज पॉजिट्रॉन। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 8। इसमें आपसे कहा गया कि वी कैन नेवर डिस्क्राइब all aspects of subatomic particles simultaneously. It is according to, ये बेसिकली एमसीक्यू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर आपने किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करना है तो आप पोजीशन जब एक्यूरेटली मेजर कर रहे होंगे तो फिर मोमेंटम मेजरमेंट में आप अनसर्टन हो जाएंगे, यानी मोमेंटम की मेजरमेंट फिर एक्यूरेट नहीं होगी। और अगर आप किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की मोमेंटम की वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर रहे होंगे तो फिर आप पोजीशन में अनसर्टन हो जाएंगे, यानी आप पोजीशन एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकेंगे। यानी आप एक वक्त में सब एटॉमिक पार्टिकल के किसी एक पैरामीटर को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। और ये किसने एक्सप्लेन किया था? ये एक्सप्लेन किया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। So we can never describe all aspects of subatomic particle simultaneously. It is according to uncertainty principle. क्योंकि डी ब्रॉय थ्योरी में आपके पास ये था कि मूविंग जो पार्टिकल्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग वेव पैटर्न एग्जिस्ट करता है। आइंस्टाइन थ्योरी फास्ट मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने ये पढ़ा था कि जब फोटोन किसी सर्टन मेटल पर फॉल करते हैं तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाते हैं। तो ये जो बाकी तीनों ऑप्शंस हैं ये ऑब्वियसली डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। सो ऑप्शन ए फॉर एमसीक्यू नंबर 8 इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे कहा गया एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एम्प्लॉयज विच टू वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है क्योंकि इसमें आपके पास जो ऑप्शन ए है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव नेचर, फिर है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फोकस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर है सी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फोकस्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो उसका बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर है और इस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को यूज करते हुए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसी की अगर कंस्ट्रक्शन की डिटेल जब आपने सुनी थी तो आपने सुना होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया, फिर उस इलेक्ट्रॉन बीम को फर्दर फोकस करने के लिए मैग्नेटिक कंडेंसिंग लेंस यूज किए थे या मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया था। सो इसमें अगर सिर्फ प्रिंसिपल को डिफाइन करें तो वो तो इलेक्ट्रॉन्स है वेव नेचर, लेकिन बाकी दोनों जो ऑप्शंस हैं बी एंड सी वो भी ऑब्वियसली उसकी कंस्ट्रक्शन में अगर यूज ना की जाए तो इलेक्ट्रॉन बीम का जो फोकस होना है वो पॉसिबल नहीं है। सो आई थिंक यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं ए बी सी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज हो रही होती हैं। सो डियर स्टूडेंट ये थे आज के एमसीक्यूज। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।